हेलो डियर स्टूडेंट। तो ये रहा वीडियो नंबर आपका सेकेंड, लेक्चर नंबर सेकेंड, ओ लेवल मॉड्यूल फर्स्ट का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके पहले मैं चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ, उसमें कई सारे टॉपिक को डिस्क्राइब कर चुका हूँ। यदि आप लोग वो वीडियो ना देखें हैं तो उसको उसको पहले, इससे पहले उसको देखें, तभी जो आपको अच्छे से समझ में आएगा सभी टॉपिक। और इसका प्लेलिस्ट, ओ लेवल मॉड्यूल फर्स्ट का प्लेलिस्ट इस चैनल पर बन गया है। उस मॉड्यूल वन में केवल मॉड्यूल 1 के जितने चैप्टर हैं उन सभी के जो है लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसी प्रकार ये कंप्लीट हो जाने के बाद मॉड्यूल सेकंड का प्लेलिस्ट बनेगा। और मॉड्यूल सेकंड में जितने भी चैप्टर रहेंगे उन सभी के लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी ये मॉड्यूल फर्स्ट का लेक्चर चल रहा है। मॉड्यूल फर्स्ट के चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट ये है। तो इसमें मैं डिस्क्राइब करूँगा कुछ अगला टॉपिक जो रह गया था। तो चलिए उसमें कहाँ तक हो गया था मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो CCC करना चाहते हैं, और ये उनके लिए भी है जिसके पास कंप्यूटर की कोई भी नॉलेज नहीं है, वो भी यह वीडियो देख सकता है और नॉलेज गेन कर सकता है। तो चलिए मैं उसमें बताया था कंप्यूटर के टाइप्स एवं हिस्ट्री, ये सब चीज़ें उसमें हो गया था पिछले वीडियो में। और इसमें मैं बताता हूँ आपका, ये है यहाँ से यहाँ तक उसमें हो गया था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के कार्य यहाँ तक उसमें हो गया था। मैं इस वीडियो में स्टार्ट करता हूँ कंप्यूटर की विशेषताएं। ठीक है, तो चलिए इसमें मैं बताता हूँ कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक, देखिए कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, मतलब विशेषता का मतलब ये है कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, विशेषता मतलब कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो इसकी स्पीड। ठीक, कंप्यूटर की स्पीड। कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर, ठीक है, कंप्यूटर की प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका मतलब यदि कोई कार्य ह्यूमन के द्वारा किया जाता हो, ठीक है, तो वह काफ़ी टाइम लग सकता है किसी कार्य में, और वही कार्य मैं कंप्यूटर से करवाता हूँ तो वह बहुत कम ही समय में हो जाता है, एकदम करेक्ट राइट कार्य हो जाता है। ठीक है, तो स्पीड के लिए इसमें दिया, इसकी विशेषताएं स्पीड में है। ठीक है, कोई भी कार्य स्पीड में करता है और इसके कार्य को के स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो फर्स्ट हो गया इसका स्पीड, विशेषताएं स्पीड हो गया। सेकंड है एक्यूरेसी। कंप्यूटर अपने कार्य को बहुत शुद्धता के साथ करता है। यदि वही कार्य मानव के द्वारा किया जाए तो उसमें एरर हो सकता है। ठीक है, यदि कोई भी कार्य मानव द्वारा किया जाता है तो उसमें कुछ एरर भी आ जाते हैं। लेकिन यदि वही कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाए तो बहुत तीव्र गति से शुद्ध कैलकुलेशन करके देगा। ठीक है, ये रहा आपका विशेषताएं सेकेंड। फर्स्ट था स्पीड, सेकंड है एक्यूरेसी शुद्धता, और थर्ड है मल्टी टैलेंटेड। ठीक है, सार्वभौमिकता। अब इसमें क्या होता है, कंप्यूटर एक मल्टी फंक्शनल मशीन है जिससे दुनिया के किसी भी कार्य को कर सकते हैं, अर्थात यह एक सार्वभौमिक मशीन है। कंप्यूटर से हम कुछ भी कर सकते हैं। कंप्यूटर से कोई किसी एक कार्य के लिए पार्टिकुलर नहीं बना है। ठीक है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक, फॉर्म भी भर सकते हैं, डेटा एंट्री का कार्य कर सकते हैं, इससे बैंकों में जो इसका यूज करते हैं, और मतलब कई जगह पर इसका यूज होता है, पढ़ाई एजुकेशन के क्षेत्र में और गेमिंग के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, मतलब काफ़ी सारे क्षेत्र में इसका उपयोग करता हूँ। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं सेकंड, और ये थर्ड रही विशेषताएं। इसके बाद आता है फोर्थ,
मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर की मेमोरी को आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में मेमोरी यूज किया जाता है, ठीक। तो उसको मैं जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, ठीक। मतलब जो भी हमें रैम रोम का जो भी साइज लगाना है, उसमें कितने GB रैम का मेमोरी उसमें लगाना है, तो ये जो है मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूँ। मेमोरी का काम क्या होता है, कंप्यूटर में जो भी डेटा प्रोसेस हो जाता है वह डेटा मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक। मेमोरी का काम होता है किसी भी डेटा को स्टोर किए रखना। मेमोरी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इसको आगे चल के बताऊँगा, बस इसमें अभी यही समझिए विशेषताएं का मतलब है कि कंप्यूटर में मेमोरी होती है और उस मेमोरी में डेटा को स्टोर किया जाता है। ये रहा आपका विशेषताएं कंप्यूटर का। अगला विशेषताएं क्या है, ये है परिश्रमशीलता। कंप्यूटर बिना थके कई दिनों तक कार्य करने की क्षमता रखता है, जो कि मानव के अंदर नहीं है। यह कभी थकता नहीं है, जबकि मानव कुछ समय कार्य करने के बाद थक जाता है और उसको आराम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो परिश्रमशीलता, यदि किसी भी कार्य को मानव के द्वारा किया जाए, ह्यूमन के द्वारा, तो वह कुछ टाइम करेगा, उसके बाद वह आराम खोजेगा कि जो है कुछ टाइम के लिए आराम खोजेगा। लेकिन कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके वह लगातार करता रहता है। तो इसकी विशेषताएं भी एक ये है, ठीक है। और इसकी एक विशेषताएं ये होनेस्टी, ठीक। कंप्यूटर अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करता है, जबकि मानव अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं करता, ठीक है। देखो कंप्यूटर का ये विशेषताएं होनेस्टी, यदि कंप्यूटर को हम अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है, यदि मैं उसके अनुसार कोई भी इंस्ट्रक्शन अच्छे से दे रहा हूँ तो वह उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्राप्त करेगा। यदि मैं इंस्ट्रक्शन ही गलत दूंगा तो वह गलत रिजल्ट प्राप्त करेगा। यदि हमें 2 नंबर को ऐड करना है तो मैं 1+1 इस तरह से इंस्ट्रक्शन दूंगा, और यदि हमें 2 नंबर ऐड करना है और मैं 1+1 इस तरह से करूं तो हमारा रिजल्ट आएगा ही रॉन्ग, ठीक है। तो जिस प्रकार से मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कंप्यूटर को, उसी अनुसार वह रिजल्ट प्राप्त करता है, ठीक। तो ये रहा आपका विशेषताएं कंप्यूटर का। यूजफुल फ्रेंडली, कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली होता है, अर्थात इसे चलाना सरल होता है, ठीक है। जिसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है कंप्यूटर का, वह धीरे धीरे और भी आगे गेन कर सकता है कंप्यूटर की नॉलेज, ठीक है। और वीकनेस, कमियां क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो उसकी जैसे कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसके अंदर कुछ विशेषताएं होता है, ठीक है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो उसके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं, ठीक। तो यदि कंप्यूटर के अंदर इतनी सारी विशेषताएं हैं, अच्छाइयाँ हैं, तो इसके अंदर कुछ कमियां भी हैं, जो कि नीचे दिया गया है। वीकनेस, कमियां, नो IQ कंप्यूटर के अंदर, ठीक। नो IQ, कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, ठीक, जो कि मानव के अंदर होती है। यही वजह है कि कंप्यूटर मानव का गुलाम है। अब कंप्यूटर के अंदर IQ नहीं है। मानो ह्यूमन जिस भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन देगा, उसी के अनुसार कंप्यूटर को कार्य करना पड़ता है, तो इसलिए मानव का गुलाम कहा जाता है। ये उसका कमियां हैं कि वह किसी भी प्रकार को जो है मतलब उसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आगे इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है कि ऐसा भी कुछ किया जाए कि इसके अंदर सोचने समझने की क्षमता भी आ जाए, ठीक है। तो ये रहा आपका नो IQ, मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई IQ लेवल नहीं होती है। अगला है नो फीलिंग, कंप्यूटर के अंदर फीलिंग नहीं होती है, जो कि मानव के अंदर होती है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई फीलिंग भी नहीं होती है, ठीक, जो कि मानव के अंदर फीलिंग होती है। तो ये इसकी कमियां हैं दो। अब इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक, कंप्यूटर का इतिहास। तो इसको हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर का इतिहास। देखो, आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए। इसके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का जो रूप आज हम देख रहे हैं वह अचानक ही विकसित नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ हजारों वर्षों की वैज्ञानिक खोजें और विभिन्न प्रकार के आविष्कारों से संभव हुआ है। देखिए, कंप्यूटर जो आज के टाइम पर कंप्यूटर के माध्यम से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मान लो बैंकिंग के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में मैं कंप्यूटर का उपयोग कर रहा हूँ। तो आप लोग ज़रा सोचिए कि कंप्यूटर क्या इतने जल्दी जो है तैयार हो गया है
कि इसको जो है तैयार होने में बस 2 से 4 साल ही लगे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। कंप्यूटर आज के मतलब जो आधुनिक कंप्यूटर चल रहा है ये 50 वर्ष ही हुए हैं। लेकिन इसके हिस्ट्री जो है कि मतलब कब से कंप्यूटर का जो स्टार्ट हुआ है बनना, ठीक है, ये मान के चलो 2 शताब्दी से पहले, मतलब 200-300 वर्ष के पहले से ही स्टार्ट हो गया, तो 16वीं शताब्दी से, ठीक है। नीचे देखो लिखा गया है अबेकस में, मतलब नीचे दिया गया है 16वीं शताब्दी, मतलब 16वीं शताब्दी से ही स्टार्ट हो गया है कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर जो है मतलब कि कोई ऐसा मशीन बनाया जाए जिससे हमारे कार्य ईजी हों और आसान हो, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी से ही इसके बारे में रिसर्च किया जा रहा वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है, जो कि आज इतना सारा डेवलपमेंट हो चुका है और भी उसका प्रयत्न किया जा रहा है डेवलपमेंट करने के लिए। तो चार्ल्स बेबेज, इसका एक कहानी है कि चार्ल्स बेबेज के पिताजी किसी कंपनी में फैक्ट्री में वर्क कर रहे थे और वह नंबर को ऐड करने के लिए बहुत मतलब किसी भी नंबर को ऐड करते थे तो उसके लिए उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता था कि किस प्रकार से क्या करें। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया कि उनके अकाउंटिंग को जो बहुत परेशान रहते थे कि जो किस प्रकार से अकाउंटिंग मतलब इन सब मामले में बहुत परेशान थे कि कैसे अकाउंटिंग करें, क्या नंबर कैसे जोड़ें। तो चार्ल्स बेबेज छोटे थे तो उनके माइंड में आया कि जो है मैं कौन सा ऐसा टेक्निक बनाऊं कि जिससे मैं नंबर को ऐड कर सकूं, ठीक है। तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में अबेकस का आविष्कार किया, ठीक। अबेकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में लाई कई चैन के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जोड़, एडिशन, घटाने, सब्ट्रैक्शन के लिए किया जाता था, ठीक है। अब अबेकस जो है इसका उपयोग इसलिए किया गया था कि जैसे मैं कोई भी अंक जोड़ सकता हूँ और घटा सकता हूँ। तो फर्स्ट अबेकस था जिसके द्वारा हम 2 अंक को जोड़ते थे और घटाते थे। उसके बाद क्या आया, जब ये डेवलप हो गया, अब इसके बाद भी सोचा गया कि अब 2 नंबर को तो मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब इसके बाद भी अगला भी कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड भी करने का कोशिश किया जाए। तो अगला आया पास्कल का कैलकुलेटर, ठीक है। अगला आया पास्कल का कैलकुलेटर, पास्कल का गणना यंत्र। पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार फ्रांस में 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। यह गणनाएं करने वाला पहला वास्तविक यंत्र था। इसका प्रयोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए किया जाता था। मतलब अबेकस के द्वारा हम केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे और इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन और सब चीज़ इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पास्कल का कैलकुलेटर यंत्र। अब के बाद अगला आपका आता है ये ऊपर दिया है फिगर में पास्कल का कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये आपका दिया है पास्कल का कैलकुलेटर, ठीक। तो चलिए इसके बाद आता है चार्ल्स बेबेज डिफेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज का डिफेंस इंजन, इसका आविष्कार ब्रिटिश में 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए चार्ल्स बेबेज के द्वारा तो कंप्यूटर का आविष्कार किया ही गया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक मतलब कहा जाता है, लेकिन इनके साथ काफ़ी सारे वैज्ञानिक थे जो कि मिलकर रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। काफ़ी सारे वैज्ञानिक मिलकर रिसर्च कर रहे थे। जैसे ये होता है काफ़ी लोग मिलके कोई कार्य करते हैं तो उसमें कोई एक ऐसा होता है जो जिसे कहते हैं अगुआ, ठीक है। जैसे 4 लोग कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें से एक कोई मेन लीडर होता है जो कि सभी कार्य को मैनेज करता है। बाकी 3-4 लोग बताते हैं कि इसमें ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, और उसमें एक ऐसा रहता है जो सभी के निर्णय को लेता है कि मतलब क्या यह सही है या नहीं। तो इसी प्रकार से चार्ल्स बेबेज थे, तो इसलिए उन्हें जो है कंप्यूटर का जनक का श्रेय दिया गया, ठीक है। अब आ गया चार्ल्स बेबेज का डिफेंस इंजन। इसका आविष्कार ब्रिटिश में 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, जिनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब देखिए
इसमें दिया गया है कि जिनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, इसके द्वारा विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इस मशीन में सॉफ्ट और गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन का उपयोग उन दिनों डाक, रेल, बीमा तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता था। देखो उसमें था तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता था। और इसमें क्या हो गया, इसमें मैं जो है पॉइंट वैल्यू, ठीक है, दशमलव वैल्यू को भी जो है ऐड, मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ें कर सकते थे चार्ल्स बेबेज के डिफेंस इंजन में। तो इन्होंने ये बदलाव किया। अब इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने ही जब ये बना दिया तो उसमें तो एडिशन, ये सब चीज़ें कार्य होने लगा। फिर उन्होंने सोचा कि इतना तो हो गया, अब इसके आगे भी कुछ ना कुछ डेवलप किया जाए। तो उन्होंने बनाया एक एनालिटिकल इंजन, ठीक है। 1833 में 1822 में तो उन्होंने ये डिफेंस इंजन बनाया था। अब 1822 से 33 तक, इतने बीच में उन्होंने रिसर्च किया काफ़ी ज़्यादा। फिर रिसर्च करने के बाद उन्हें ये चीज़ें प्राप्त हुआ, एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो उन्होंने देखो डिफेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर, ठीक, डिफेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे यंत्र की रूपरेखा तैयार की जिसे इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट जैसे मुख्य 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है। जब उन्होंने डिफेंस इंजन बनाया तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा मैं मशीन बनाऊं जिसमें मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन, मतलब इनपुट दे सकूं, जो हमें कार्य करवाना हो तो मैं उसको बता सकूं कि हमें ये कार्य करना है और वह क्या करे, उस कार्य को कंप्लीट करे और कंप्लीट होने के बाद उसका रिजल्ट फाइंड आउट करे। तो उन्होंने यह सोचा और यह सोच के उन्होंने यह एनालिटिकल इंजन तैयार किया, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे यंत्र की रूपरेखा तैयार की जिसे इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट जैसे मुख्य 4 भागों में बांटा गया था, जिसका प्रारूप आज के कंप्यूटर से काफ़ी हद तक मिलता है। मतलब जिस प्रकार से आज का कंप्यूटर किसी इंस्ट्रक्शन को जो है इनपुट डिवाइस के माध्यम से लेता है और फिर उस पर प्रोसेस करता, मतलब उसको प्रोसेस करता है, उस पर कार्य करता है, लास्ट में रिजल्ट फाइंड आउट करता है, तो सेम उसी प्रकार से ये था, ठीक है। उसमें भी इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस, आउटपुट होते थे, ठीक है। इस मशीन की संरचना अपने आप में संपूर्ण थी। इसमें न केवल अंकगणितीय क्रियाओं को करने की क्षमता थी बल्कि आउटपुट को स्टोर करने का विचार भी इसी मशीन में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। अब इसमें ये देखिए, अब इसमें एनालिटिकल इंजन में जैसे इसके पहले था तो उसमें डेटा को स्टोर करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें उन्होंने इनपुट देते थे इसमें एनालिटिकल इंजन में, और उस इनपुट के में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता था उसके अनुसार प्रोसेस होता था। प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट प्राप्त होता था और उस रिजल्ट को स्टोर करने की भी इसमें कोई प्रक्रिया किया गया था, ठीक है, जो आगे बताया जाएगा। आउटपुट को स्टोर करने का विचार इसी मशीन में पहली बार प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। ये रहा हिस्ट्री। इसके बाद आता है टैबुलेटिंग मशीन। ये रहा इसका फिगर और आगे आता है टैबुलेटिंग मशीन, ठीक। इसका आविष्कार 1880 में हर्मन हेलेरिथ के द्वारा किया गया था। इसमें इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था, ठीक है। ये टैबुलेटिंग जो मशीन है एनालिटिकल इंजन के बाद इसको क्रिएट किया गया। इसका आविष्कार 1880 में हर्मन हेलेरिथ के द्वारा किया गया था। इसमें इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। 1896 में हेलेरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी, जिसको 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कर दिया गया, ठीक है। तो उस टाइम में टैबुलेटिंग मशीन क्रिएट किया गया था IBM के द्वारा, ठीक है, जिसमें डेटा को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। इसके बाद आता है मार्क 1। इसका आविष्कार 1930 में हावर्ड आइकन के द्वारा किया गया था। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रो मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी, ठीक है। मार्क 1 जो है यह विश्व की पहली इलेक्ट्रो मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी, ठीक है। यह O लेवल के एग्ज़ाम में आ भी सकता है,
तो यह वीडियो ओ लेवल ट्रिपल सी इन सभी के लिए है, तो आप सभी लोग देखिए, और जो जिसके पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है कंप्यूटर की वो भी देख सकता है। ठीक है, इसके पहले भी वीडियो बन चुका है एक चैप्टर 1 का पार्ट 1, और ये है आपका चैप्टर 1 का पार्ट 2। तो डियर स्टूडेंट, यदि वीडियो को जो है लाइक ना किए हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे आगे के सभी वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो मार्क 1 यह रहा आपका विश्व का फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन। इसके बाद आता है ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1946 में जे प्रेशर इक्कार्ट एंड जोहन मैकले के द्वारा किया गया था। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, मार्क 1 विश्व का इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन था, और ये ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, ये सब है आपका कंप्यूटर का हिस्ट्री। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं आगे। EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1949 में मैरिस विलगेस के द्वारा किया गया था। ठीक, अब ये रहा है आपका कंप्यूटर का हिस्ट्री। इसके बाद मैं चलता हूँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो आगे मैं बताया हूँ, इसके पहले बताया हूँ कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। ठीक, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या थी और उसकी कमियां क्या हैं और कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, ये सब मैं बता चुका हूँ इसी पार्ट में, इसी वीडियो में। अब इसमें आगे बताने वाला हूँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनरेशन। देखिए, ये है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ। ठीक, वर्तमान कंप्यूटर में पिछले 50 वर्षों के दौरान तेज़ी से बदलाव आया। जिस अवधि में कंप्यूटर का विकास हुआ उसे 5 चरणों में विभाजित किया गया। ठीक है, कंप्यूटर को 5 चरणों में विभाजित किया गया, जो कि प्रमुख तकनीक विकास पर आधारित है, जो मूल रूप से कंप्यूटर के काम करने के तरीके को बदल देता है। कंप्यूटर के इतिहास की यह यात्रा वैक्यूम ट्यूब के साथ 1940 में शुरू हुई थी और तब से चली आ रही है। वर्तमान में यह कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर तरक्की कर रही है। विकास के परिणाम स्वरूप तेज़ी से छोटे, सस्ते और अधिक शक्तिशाली कुशल कंप्यूटिंग का आविष्कार हो पाया है। देखिए, इसका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका स्टार्टिंग क्या था, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, यह स्टार्टिंग में वैक्यूम ट्यूब से जो है, अभी बताएंगे आगे जो है इसके जनरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी को बताता हूँ, लेकिन स्टार्ट हुआ था वैक्यूम ट्यूब से। उसके बाद आगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोचने समझने की क्षमता भी होने लगी कंप्यूटर में, होने नहीं लगी लेकिन अब इधर जो है डेवलप किया जा रहा है कि जो है इस तरह का भी जो है कार्य इसमें होने लगे। और आज के टाइम पे AI आ गया है, जो भी आप बोलेंगे वह सब कुछ रिजल्ट प्राप्त कर देगा। आप जो भी बोलिए वह, जो भी टेक्स्ट लिखिए या बोलिए वह रिजल्ट तुरंत प्राप्त कर देगा। और बहुत सारे ऐसे रोबोट भी तैयार किए जा रहे हैं इसके माध्यम से कि जो भी आप कहेंगे वह कार्य करेगा। बट ये है मानव के द्वारा इंस्ट्रक्शन, ह्यूमन के द्वारा इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। अभी तो कोई ऐसा नहीं बनाया गया है कि जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता हो। अभी तक जितने भी रोबोट, जो भी चीज़ें बना है, सब मानव ही के द्वारा मैनेज किया जाता है। लेकिन ऐसा सोचा जा रहा है, वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च किया जा रहा है कि ऐसा कुछ बनाया जाए जो कि उनके अंदर भी सोचने समझने की क्षमता हो। तो ये रहा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें बताता हूँ आगे, ये है कंप्यूटर को तकनीकी टेक्नोलॉजी के आधार पर 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। ठीक है, कंप्यूटर को तकनीकी के आधार पर 5 पीढ़ियों में, 5 जनरेशन में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन, ठीक, इसका फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 है। ठीक है, 1940 से 1956 के बीच में जितने भी कंप्यूटर थे वह फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे।
अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है, ये सब देखिए आप लोग। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में सीपीयू के लिए मेमोरी और सर्किटरी के लिए वैश्विक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का उपयोग नहीं किया जाता था, उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था डेटा को स्टोर करने के लिए। अब वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। यह इनपुट छिद्रित कार्ड और पेपर टेप पर आधारित था और आउटपुट प्रिंट आउट पर प्रदर्शित डिस्प्ले किया जाता था। इसमें निर्देश मशीन भाषा में लिखे गए थे और इसमें कोडिंग के लिए 0 और 1 का उपयोग किया गया था। देखिए कंप्यूटर हमारा बाइनरी को जो है समझ पाता है, बाइनरी डिजिट को, जैसे 0 1 को, ठीक। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो इसलिए यह 0 1 को समझता है, ठीक है। सप्लाई ऑन होने पर 1, ऑफ होने पर 0, ठीक है। आगे बताएंगे इसके बारे में डिटेल्स में। अभी इतना समझिए कि कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। तो कोडिंग के लिए 0 और 1 का उपयोग किया गया था। इन कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था और ये बहुत महंगे होते थे। ये कंप्यूटर बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें डेटा स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था जिससे यह कंप्यूटर बहुत गर्मी उत्पन्न करते थे और यह बहुत महंगे भी थे और इसके साइज काफ़ी बड़े भी थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। अब इसके बाद बताता हूँ इसके बाद है आपका अभी फर्स्ट जनरेशन के, ये देखिए वैक्यूम ट्यूब का फिगर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे, इसलिए इन्हें एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती थी, ठीक। ये ज़्यादा बिजली का उपयोग करते थे। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम इस प्रकार हैं जिसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। मतलब जिस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था ये सभी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, जिसका नेम यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ दिया गया है: ENIAC, EDVAC, UNIVAC 1, UNIVAC 2, IBM 701, IBM 650, ये सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। और वैक्यूम ट्यूब का यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर भी दिया गया है, फिगर भी दिया गया है, ठीक है। ये है वैक्यूम ट्यूब आपका, इसमें डेटा को स्टोर किया जाता था। अब आपका आ गया सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन है आपका टाइमिंग 1956 से 1963 तक का। अब सेकंड जनरेशन में देखिए पढ़ते हैं, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। देखिए फर्स्ट जनरेशन में क्या था, डेटा को स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था और सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। मतलब उसका वैक्यूम ट्यूब को चेंज कर दिया गया, उसकी जगह पर इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में विलियम शाकले के द्वारा किया गया था। ये कंप्यूटर आकार में छोटे, तेज, सस्ते, अधिक ऊर्जा कुशल और विश्वसनीय थे। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था तो वह काफ़ी महंगे भी थे और साइज से बड़े भी थे और वह गर्मी भी उत्पन्न करते थे। लेकिन जो ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है इसमें ट्रांजिस्टर का जब उपयोग होने लगा तो यह थोड़ा छोटे साइज का बनने लगा और यह गर्मी भी कम उत्पन्न करता था और इसका साइज भी थोड़ा छोटा था, ठीक है। और यह बिजली का खपत भी कम ही करता था और इसका स्पीड, प्रोसेस क्षमता, स्टोरेज क्षमता फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से अधिक थी, ठीक है। इसमें चुंबकीय कोर को प्राथमिक मेमोरी और चुंबकीय टेप और डिस्क को माध्यमिक भंडारण उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। इसका उपयोग साइंटिस्ट और कमर्शियल पर्पज़ के लिए किया जाता था और इस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर वैज्ञानिक करते थे रिसर्च के लिए और कमर्शियल पर्पज़ मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर इस प्रकार हैं। अब सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर
इस प्रकार उनके एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। IBM 1620, IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। मतलब ये मान के चलिए फर्स्ट जनरेशन में ये था वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, सेकंड में ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। फर्स्ट जनरेशन में बिजली की खपत अधिक होती थी, सेकंड जनरेशन में बिजली की खपत कम होने लगी ट्रांजिस्टर की वजह से। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर साइज में बड़ा था, महंगा था। सेकंड जनरेशन का साइज में थोड़ा छोटा हो गया और सस्ता भी हो गया और अधिक ऊर्जावान भी हो गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और वीडियो कैसा है उसको कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइए। ठीक है, बाकी वीडियो बनता रहेगा आगे भी, तो जैसा भी वीडियो है उसमें कमेंट ज़रूर कर दीजिए कैसा है कैसा नहीं। यदि कोई इसमें एरर आ रहा हो तो उसको भी बताइए कमेंट में, उसके लिए आगे सुधार किया जाएगा। तो चलिए सेकंड जनरेशन हो गया, अब आगे चलते हैं थर्ड जनरेशन में। ये ट्रांजिस्टर, ये ऊपर ट्रांजिस्टर का फिगर दिया है। ठीक है, चलिए थर्ड जनरेशन में आते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट IC का उपयोग किया गया था। IC का आविष्कार जैक किल्वी ने 1959 में किया था और थर्ड जनरेशन का टाइमिंग क्या था 1964 से 1971। ठीक है, और ये 1959 में किया था जैक किल्वी ने इसका IC का आविष्कार। इसमें एक सिंगल IC में एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं। IC चिप के उपयोग ने कंप्यूटर की गति और कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा दिया था। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रेन, कोबॉल, पास्कल और बेसिक का उपयोग किया गया था। ये कंप्यूटर आकार में छोटे और तेज़ होते थे। ये बिजली की खपत कम करते थे और गर्मी भी कम उत्पन्न करते थे। ये कंप्यूटर चलाने में आसान होते थे। इसका उपयोग साइंटिस्ट, कमर्शियल और इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम इस प्रकार हैं: IBM 360 सीरीज, हॉनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370 हाफ 168, TDC 316। तो ये सब रहा आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे, इसमें ट्रांजिस्टर, सेकंड जनरेशन में था ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था और इसमें ट्रांजिस्टर की जगह पर IC का इस्तेमाल होने लगा, उपयोग होने लगा। ठीक है, जिससे इसकी जो है कार्य क्षमता अधिक हो गई और यह है बिजली का खपत भी कम करने लगा सेकंड जनरेशन के अकॉर्डिंग। और इसकी साइज़ भी इस कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर की साइज़ भी थोड़ी छोटी होने लगी। ठीक है, तो काफ़ी सारा चेंजेस हुआ थर्ड जनरेशन में। और मतलब जिस प्रकार से जनरेशन बढ़ता गया उस प्रकार से चेंजेस भी, अपडेट भी होता गया सभी कंप्यूटरों में। इसके बाद आता है आपका फोर्थ जनरेशन। ये है आपका फोर्थ जनरेशन। ये देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए पहले क्या था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। ठीक, ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। और थर्ड में क्या हुआ, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट में काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर लगे रहते थे। ठीक है, अब इसमें जो है IC में काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, तो इसलिए इसका प्रोसेस भी और अधिक हो गया। ठीक है, और यह बिजली का भी खपत कम करने लगा। बाकी ये फोर्थ जनरेशन आता है, इसका टाइमिंग है 1972 से 2010। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर ये हैं 1972 से 2010। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसमें LSI तकनीक का उपयोग करके हज़ारों ट्रांजिस्टर एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर लगाए गए थे। ठीक है, अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में था
थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में था, उसमें आईसी का उपयोग होता था, ठीक है, और उस पर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर लगे होते थे, और इसमें LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका उपयोग होने लगा, ठीक है, जिसमें LSI तकनीक का उपयोग करके हज़ारों ट्रांजिस्टर एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर लगाए गए थे। मतलब LSI में हज़ारों ट्रांजिस्टर स्टोर कर दिए थे फोर्थ जनरेशन में। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, ठीक। तो फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर जनरेट हो गया। माइक्रो प्रोसेसर उसको कहा जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। तो एक माइक्रो प्रोसेसर में काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट का, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया है, ठीक। माइक्रो कंप्यूटर इन्हीं को कहा गया है, ठीक है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ है। MS-DOS और MS विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय के दौरान विकसित किए गए थे। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी समर्थन किया। इसमें प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इसमें प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जैसे C++ और DBase आदि, ठीक है। तो ये सब रहा आपका फोर्थ जनरेशन। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम इस प्रकार हैं: IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000, PUP 11, ठीक है। तो ये सब रहा आपका फोर्थ जनरेशन। अब उसके बाद बताता हूँ आपका फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन आपका प्रेजेंट में जो चल रहा है ये है आपका फिफ्थ जनरेशन। 2010 के बाद जो भी है इधर का ये फिफ्थ जनरेशन ही है। यह जनरेशन कंप्यूटर का प्रेजेंट जनरेशन है। इस जनरेशन के कंप्यूटर ULSI, ठीक है, उसमें था LSI, अब इसमें हो गया ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें खुद से सोचने समझने की शक्ति होगी, ठीक है। ऐसे जो कंप्यूटर का डेवलप किया जा रहा है जिसमें खुद से सोचने समझने की जो है क्षमता हो, ठीक। वैज्ञानिक लगे हैं रिसर्च के लिए, काफ़ी सारे वैज्ञानिक लगे हैं, और यह भी कुछ ही दिनों में हो जाएगा। फिर इसका अगला जनरेशन आ जाएगा 6। अभी तो केवल फिफ्थ ही जनरेशन है जो कि आधुनिक युग का फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, जिसमें खुद से सोचने समझने की शक्ति होगी। इस अवधि के दौरान 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए, ठीक है। देखिए, फोर्थ में था 1 माइक्रो प्रोसेसर था, अब इसमें क्या हो गया 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग होता है। इसका उपयोग कमर्शियल, इंटरैक्टिव, ऑनलाइन मल्टीमीडिया और नेटवर्क अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे जगह पर इसका उपयोग हो रहा है आज के टाइम पर। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के उदाहरण इस प्रकार हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक, अल्ट्राबुक। ये सभी हो गए आपके ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण। अब ये आगे दिया गया है IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो IT गैजेट्स में क्या दिया है, IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन मतलब IT के गैजेट्स जो एप्लीकेशन हैं इससे क्या बदलाव हुआ है, ठीक है, इसके बारे में इसमें दिया गया है। जैसे देखिए, पहले क्या था, पहले लोग घड़ी खरीदते थे, उसमें केवल टाइमिंग ही बताता था। लेकिन आज के टाइम पे स्मार्ट वॉच आ गया है, जिसमें हम टाइम भी देख सकते हैं और किसी से बात भी कर सकते हैं मोबाइल कनेक्ट करके, गाना भी सुन सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं। तो ठीक है, ये सब रहा IT गैजेट्स के अंदर,
ठीक। पहले मैं केवल उससे टाइमिंग ही देख सकता था, लेकिन अब उससे मल्टी वर्किंग कर सकता हूँ। तो और भी इसके अंदर जो है काफ़ी सारे वो हैं, जैसे स्मार्ट सभी चीज़ें सभी जो है स्मार्ट होते जा रहे हैं। स्मार्ट कूलर, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, स्मार्ट कूलर, स्मार्ट एसी, सभी चीज़ें जो है स्मार्ट होते जा रहे, स्मार्ट टीवी। तो ये सभी जो है आईटी गैजेट्स के अंदर आते हैं। ये देखिए, इसमें एक आईटी डिवाइस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मतलब एक आईटी डिवाइस सूचना को संचारित करने के लिए, एक दूसरे के पास सेंड करने के लिए किया जाता है। ठीक। यह एक ऐसा व्यापक शब्द है जो सभी उपलब्ध संचार उपकरणों जैसे कि सेल फोन, टेलीविज़न, सेट, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर आदि को कवर करता है। आईटी में इंटरनेट से जुड़े डिवाइस और वायरलेस तकनीक द्वारा समर्थित मोबाइल दोनों शामिल हैं। इसकी परिभाषा में उपकरण जैसे लैंडलाइन फ़ोन, रेडियो और प्रसारण टीवी शामिल है। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस व्यक्तियों और संगठनों, कंपनियों, सरकारों और शैक्षिक प्रतिष्ठानों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं। अनुप्रयोगों के माध्यम से डिजिटल दुनिया में एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देते हैं। नवीनतम आईसीटीसी गैजेट्स और उनके उपयोग में स्मार्टफोन, टैबलेट, डिजिटल टीवी और अन्य रोबोट आधारित तकनीक शामिल हैं। हमारे दैनिक जीवन में आईटी के समावेश ने लगभग सभी चीज़ों को बदल दिया है। हम व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर आईसीटी का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अब मानव द्वारा किए गए सैकड़ों कार्य करते हैं। मतलब कंप्यूटर आईटी गैजेट्स ने हमारे दैनिक जीवन में हर एक कार्य को आसान बना दिया है। ठीक है। मैं बैठे बैठे अपने मोबाइल की मदद से जो है टीवी को बंद कर सकता हूँ, या फिर मोबाइल की मदद से मतलब आज के टाइम पे स्मार्ट टीवी आ गया है, स्मार्ट एसी, स्मार्ट कूलर, स्मार्ट फ्रिज, ये सभी जो है स्मार्ट आ गए हैं। ठीक है। जिसको हम बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से या रिमोट के माध्यम किसी भी माध्यम से इसको मैं हैंडल कर सकता हूँ, या वाईफाई के माध्यम से इसको मैं बैठे बैठे हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है। जो कि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन दिन प्रतिदिन जो है इसके अंदर और डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये सब आईटी गैजेट्स के अंदर आते हैं। आईटी गैजेट्स की सूची जैसे देखिए, टीवी हो गया, स्मार्ट टीवी, आप टीवी पर कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है। उसमें वाईफाई कनेक्ट करके, इंटरनेट कनेक्ट करके आप जो काम मोबाइल से करते हैं वो काम आप टीवी से कर रहे हैं, मतलब करें। जो मोबाइल में देखते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, वही आप टीवी में देखें। ठीक है। तो सब काम बहुत इजी हो गया। मोबाइल है, लैपटॉप है। ठीक है। तो आज के टाइम पे लैपटॉप से हर एक कार्य हो जा रहा है। ठीक। जो कि आईटी गैजेट के अंदर आता है। और देखिए आगे, टैबलेट, डेस्कटॉप, पीडीए, जीपीएस, टेलीफोन, ये सभी चीज़ें जो है आईटी गैजेट्स के अंदर आता है। यूज ऑफ कंप्यूटर। आधुनिक युग में कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज वे प्रारंभिक कंप्यूटर की तरह सिर्फ गणना नहीं करते, बल्कि इन दिनों कंप्यूटर का उपयोग हर जगह, जैसे घरों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यवसाय, चिकित्सा, सरकारी कार्यालयों, कृषि, रिसर्च, बैंकिंग, रक्षा व सैन्य क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है। तो कंप्यूटर का उपयोग जो है आज के टाइम पे किसी एक पार्टिकुलर वर्क के लिए नहीं बना है। इसका उपयोग आज के टाइम पे हर एक क्षेत्र में किया जा रहा है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, रेलवे की हो गई, एरोप्लेन की हो गई, और कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब हर जगह जो है कहा जाए तो हर जगह कंप्यूटर का ही उपयोग हो रहा आज के टाइम पे, जो कि ये सब आईटी गैजेट्स के अंदर आते हैं। ठीक। अगला टॉपिक है आपका यूज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड। मतलब वही बताया गया है कि कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। जैसे कंप्यूटर का दैनिक जीवन में उपयोग, कंप्यूटर ने हमारे समाज पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। आज के समय में लगभग अधिकतर घरों में कंप्यूटर पाया जाता है। वे इसका इस्तेमाल अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए करते हैं। फिर चाहे इंटरनेट चलाना हो, ईमेल भेजना हो, गेम खेलना हो, ऑनलाइन चैट करना हो, या फिर ऑफिस के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आज के टाइम पे हर एक घरों में हम तो जानते हैं स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये सब हो ही गया है।
ऐसा कोई घर बचा ही नहीं है कि जिसमें स्मार्टफोन ना हो, ठीक है। तो जिसके माध्यम से मैं एक दूसरे व्यक्ति से ऑनलाइन चैटिंग, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, ये सभी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं इंटरनेट का कनेक्शन करके, ठीक है। तो दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं और कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करते हैं। आप लैपटॉप खरीद लीजिए और लैपटॉप से जो है आप टीचिंग करिए, ठीक। किसी को पढ़ाइए, आप खुद भी पढ़िए, ठीक है। तो कंप्यूटर का उपयोग हो गया टीचिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग बखूबी होता है। आज के समय में कई शिक्षक संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम होते हैं, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की मदद से किसी स्कूल के टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाया जाता है। इसके अलावा आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए ई क्लासरूम भी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है, जिसके अलावा स्कूलों में कई दूसरे कार्य जैसे रिपोर्ट कार्ड तैयार करने, प्रोजेक्ट व असाइनमेंट बनाने और ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग, जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वनडे एग्ज़ाम जो होता है आज के टाइम पर, जो भी जैसे ट्रिपल सी का एग्ज़ाम हो गया, ओ लेवल का एग्ज़ाम हो गया, तो ये सब किस पे होता है? कंप्यूटर पर होता है, ठीक है। इसका एक केंद्र बन जाता है और वहाँ पर काफ़ी सारे कंप्यूटर लगा दिए जाते हैं और उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाता है। आपका ओ लेवल का भी इसी प्रकार से जो है एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी कंप्यूटर का ही उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा है। और आपका आगे इधर दिया है कंप्यूटर का चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग। अब इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। चिकित्सा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में कंप्यूटर की एक अहम भूमिका रही। कंप्यूटर के उपयोग से किसी बीमारी का निदान खोजने और हॉस्पिटल में रोगियों का इलाज करने के तरीके में काफ़ी सुधार आया है। कंप्यूटर के इस्तेमाल से रोगियों और दवाओं का रिकॉर्ड रखना भी बेहद आसान हो गया है। जैसे कोई एक मरीज आया, उसका क्या हुआ, हर एक डिटेल्स जो भी है, उसका नेम, एज, सब चीज़ें मैं क्या करूँगा, कंप्यूटर में स्टोर कर दूँगा, जिससे वही व्यक्ति, वही मरीज़ नेक्स्ट चांस जब आता है तो हमें इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं क्या करूँगा, उसके नेम से जो है उसके सभी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लूँगा कि उससे जो है किस प्रकार की बीमारी है, ठीक है। तो ये सभी मैं जो है चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग करता हूँ। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र बचा ही नहीं है कि जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग ना हो रहा हो। हर एक जगह पर कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है आज के टाइम पर, और यह दिन प्रतिदिन इसका उपयोग बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। अगला है कंप्यूटर का बैंकिंग क्षेत्र में उपयोग। अब देखिए, बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कारणों से किया जाता है, जैसे कस्टमर के अकाउंट की जानकारी रखना हो, खाता धारक की पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट निकालना हो, खाता धारक द्वारा दिए गए ट्रांजैक्शन का ट्रैक रखना हो। इन सभी कार्यों के लिए बैंक कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। एटीएम मशीन जिसके द्वारा हम पैसे निकालते हैं और जमा करते हैं, वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। मतलब आज के टाइम पे बैंकों में भी कंप्यूटर का ही उपयोग होने लगा। हर एक कार्य में जो है बैंकों में देखता हूँ कंप्यूटर से ही होता है, ठीक है। आगे भी चलिए जो है इसके बारे में, कंप्यूटर का व्यापार के क्षेत्र में उपयोग। अब बिजनेस को बड़ा करने के लिए आज हर बिजनेसमैन कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। बिजनेस में कंप्यूटर एक आवश्यक टूल की तरह बन गया है। यहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल कंपनियाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग और प्रोडक्ट वितरण प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने के लिए करती हैं। क्लाइंट से बेहतर संबंध बनाने में भी कंप्यूटर का एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। कोई भी कंपनी है, वह प्रोडक्ट बना रही है या प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि सभी प्रोडक्ट स्टोर कर दिए जाते हैं, ठीक है। जिससे आसानी रहता है कि हमारे पास कितने जो है प्रोडक्ट का कितना प्राइस, क्या प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, प्रोडक्ट कब बना है, कब उसका एक्सपायरी डेट है, ये सभी चीज़ें जो है कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रख दिया जाता है। और हमारे पास किस प्रकार का प्रोडक्ट कितना जो है कितना सेल हुआ और किस मंथ में कितना सेल हुआ, तो ये सभी ऑल इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, व्यापार में भी जो है कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और आगे चलिए देखिए, कंप्यूटर का मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोग। अब देखिए, आप कंप्यूटर से गेम भी खेल सकते हैं, ठीक है, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं,
मनोरंजन के लिए हम सभी बड़े पैमाने पर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, फिर चाहे मूवी देखना हो, ऑनलाइन गेम खेलना हो या संगीत सुनना हो। भले इसकी शुरुआत एक ऐसी मशीन के रूप में हुई थी जिसका उपयोग सिर्फ ऑफिस के कार्यों को करने के लिए किया जाता था, परंतु आज इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, जिसकी वजह से मैं अब यहीं पर जो है स्टॉप करता हूँ। और बाकी ये दो बचा है, रक्षा और सैन्य के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। मतलब आज के टाइम पे कोई ऐसा क्षेत्र बचा ही नहीं जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग ना हो रहा हो। बाकी आप सभी लोग जानते भी हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग हो रहा है। विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में, रिसर्च में भी हो रहा है। ठीक है, हर एक प्रकार से इसका उपयोग हो रहा है। तो चलिए इसके अगले वीडियो में बताऊंगा, चैप्टर 1 के पार्ट 3 में बताऊंगा बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लगभग 50 मिनट का ये वीडियो हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो को लाइक ना किए हैं अभी तक, वीडियो कंप्लीट देख लिए हैं, तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए जो भी जैसा राय हो, और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर करिए जो कि CCC करना चाहते हैं और जिसके पास कंप्यूटर की कुछ भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में डिटेल्स में डिफ़ाइन किया गया है और इसके पहले वाले वीडियो में भी जो है स्टार्टिंग से डिफ़ाइन किया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल स्टूडेंट्स।